जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। ठीक है बेटा, आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन मैम। मैम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो फाइन। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में किसी बच्चे की कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है? नो मैम। चलें फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर भी बहुत इजी है। ओके, हमने देखना है आज साइको सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। पर्टिकुलरली हमने आज ओल्ड एज के बारे में देखना है, ओल्ड एज पे फोकस करना है कि एजिंग क्या होती है, एजिंग के साथ कौन से चेंजेस आते हैं और उसको किस तरह कोप करना चाहिए। ठीक है, डेथ को लोग किस तरह परसीव करते हैं, साइको सोशल। और फिर सेकंड जो एक पॉइंट जिसको हमने टच करना है आज के लेक्चर में, दैट इज़ अबाउट डेंटिस्ट्री। ठीक है, दैट व्हाट आर द साइको सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ डेंटिस्ट्री, और कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन सी डिजीज़ हैं जो साइको सोशली साइकोलॉजिकली जो है ना आपको इफ़ेक्ट करती हैं आपकी ओरल ओरल हेल्थ को। No, now coming to the topic psychosocial aspects of aging. Every man desires to live long, but no man wants to get old. This is a universal truth. You can say that everyone wants to live long, लेकिन old कोई नहीं होना चाहता. With medical advancements and improvements in living conditions, people can now expect to live longer lives than ever before. दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू बट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, वहाँ पे अभी भी जो है बिकॉज ऑफ द टेक्निक्स एंड एडवांसमेंट्स एंड द माइंड सेट ऑफ पीपल, ठीक है, वो एक्सरसाइजेज करते हैं, वो रेगुलर वॉक, जॉगिंग, ठीक है, एंड डिस्पाइट ऑफ द डिजीजेज, डिजीजेज भी वहाँ ज़्यादा हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, hypertension and all such diseases, cancer की ratio, that is also much more than our Asian countries, in Europe, in America, in UK, यहाँ पे इन सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में। बट स्टिल उनके पास इतनी एडवांसमेंट्स हैं, इतनी टेक्निक्स हैं, इम्प्रूवमेंट्स हैं कि वहाँ पे जो ओल्ड एज पर्सन है उसकी जो एजेस हैं दोज आर मोर। यहाँ पे अब इतनी ज़्यादा ओल्ड पीपल की केयर नहीं की जाती, विच इज़ अ वेरी सैड एस्पेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी। कि हमारी सोसाइटी में, हमारे एरियाज में, इफ़ वी मूव यू नॉट वेरी बैक, 50 to 60 years बैक, तो हम देखेंगे कि हमारे जो ओल्डर पीपल थे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनकी जो एक एज थी, दैट वाज मच मोर, 90 प्लस टच करते थे मोस्ट ऑफ द एल्डर्स। बट टुडे, आज के दौर में जो है ना, इट इज़ 70, 75, 80। ठीक है, इस तरह है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसे हम कहते हैं कि कितनी एक उम्र है किसी बंदे की, किस एज तक वो पहुंचता है, दैट इज़ रिड्यूस्ड इन आवर कल्चर, इन आवर सोसाइटी। Old age. It is also called late adulthood. It usually refers to the portion of human life cycle that begins at the age of 65. ठीक है, तो 65 की एक एज है जिसको हमने लेबल किया है कि इसके बाद ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है। Gerontology is the study of aging, and geriatrics is the care of aging people. What is aging? Aging is generally characterized by the declining ability to respond to stress, increasing imbalance, increased risk of morbidity and mortality. Aging refers to the aging of cells. Aging बेसिकली किस चीज़ की हो रही है? एक पर्सन है जो एज कर रहा है, जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हो रहे हैं, वो क्यों बूढ़े हो रहे हैं, क्या चीज़ है? उनकी जो बॉडी के सारे सेल्स हैं, including the cells of the brain, the cells of the heart, the cells of the lungs, cells of skin, cells of eyes, cells of each and every part of their body starts to age. एक निज़ाम है अल्लाह ताला ने रखा है हर सेल की, उसके अंदर एक सिस्टम फिक्स है कि उसकी इतनी लाइफ स्पैन होता है। आफ्टर अ सर्टेन लाइफ स्पैन वो सेल्स जो हैं दे बिकम सेनाइल। सेनाइल का जो वर्ड है, एजिंग प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सेनीसेंस। ठीक है, एजिंग के प्रोसेस को, बुढ़ापे को, इस प्रोसेस को सेनीसेंस भी कहते हैं। और सेनाइल का वर्ड जो है स्पेसिफिकली पुरानी चीज़ के लिए, ओल्ड के लिए इस्तेमाल होता है।
ठीक है, कि आहिस्ता आहिस्ता सेनीसेंस की वजह से सारे सेल्स जो हैं वो जब अपना टाइम स्पैन पूरा हो जाता है तो वो सेनाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं, बूढ़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, which is characterized by gradual decline in functioning of all the body systems. अच्छा जी, चेंजेस क्या आ रही हैं एज के साथ? बायोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, न्यूरोबायोलॉजिकल भी बायोलॉजिकल की ही एक सब क्लास है, और सेकेंडली साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस ऑफ एजिंग में बायोलॉजिकल चेंजेस अकर एट सेलुलर लेवल एंड इफेक्ट्स, किस किस चीज़ को आपके इफेक्ट कर? अच्छा, आपके कौन से बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं जो आपके सेल्स में हो रहे हैं एट बायोलॉजिकल लेवल? दे आर इन योर इम्यून सिस्टम, इन योर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इन शॉर्ट आपने सारे बॉडी के सिस्टम्स लिख देने हैं: गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इफ़ एनी ऑफ द सिस्टम इज मिसिंग हियर, उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी बायोलॉजिकल बॉडी सिस्टम्स हैं सब पे आपकी एजिंग का इफेक्ट होता है। Then the neurobiological changes of aging: weight and volume of brain decreases by 5% at the age of 30। ठीक है, जब आप 30 के हो जाते हो उसके बाद आपका ब्रेन का वेट और उसका वॉल्यूम वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। 30 ईयर्स तक पहुंचने तक 5% डिक्रीज है, छोटा सा डिक्रीज है, बट आगे जाते जाएंगे तो ये डिक्रीज ज़्यादा होता जाएगा, बाई 10% एट द एज ऑफ 80 एंड 20% एट द एज ऑफ 90। आपकी ब्रेन का वॉल्यूम और ब्रेन का वेट कम हो रहा है। कहते नहीं बुढ़ापे में दिमाग सुकड़ जाता है, दैट इज समवॉट ट्रू, कि उसका वेट और उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। द वेंट्रिकल्स एंड subarachnoid स्पेस ऑल्सो इंक्रीजेज इन साइज। और जो हॉलो कैविटीज हैं, जैसे वेंट्रिकल है जिसमें सीएसएफ फ्लूइड होता है, सबएरेक्नॉइड स्पेस है, ठीक है, सीएसएफ फ्लूइड आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जिसमें वो थ्रू आउट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पेसेस इंक्रीज कर जाती हैं साइज में। सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीजेस विद एज इन फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब। ना सिर्फ फ्रंटल और टेम्पोरल में आपकी बॉडी की का ब्लड फ्लो वैसे ही एक जो है ना डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ब्लड का फ्लो कह सकते हैं, ब्लड का वॉल्यूम कह सकते हैं, वो भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ब्रेन की ब्लड सप्लाई जो है वो भी डिक्रीज हो रही है, और स्पेसिफिकली आपके जो फ्रंटल और टेम्पोरल लोब्स हैं वहाँ पर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है। लॉस इन द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड सेरिबेलम। यहाँ इन ये जो आपके ब्रेन के मेजर पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स है, हिप्पोकैम्पस है, सबस्टेंशिया नाइग्रा है, सेरिबेलम है, ठीक है, इन सब में सेल्स जो हैं उनका लॉस स्टार्ट हो जाता है। टाउ प्रोटीन लिंक बिटवीन न्यूरोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। टाउ प्रोटीन्स बच्चों एक क्लास है प्रोटीन्स की, ठीक है, और इसका फंक्शन ये होता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं आपके एक्सॉन्स में, न्यूरॉन्स में, ठीक है, उनको मेंटेन करती है, उनकी स्टेबिलिटी को, माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है ये प्रोटीन्स। ठीक है, और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स में अबंडेंटली प्रेजेंट होती हैं। दीज आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, उसको हमने 6 प्रोटीन्स आई गेस इसमें आती हैं, उसको कलेक्टिवली हमने टाउ प्रोटीन्स कहा है। अच्छा जी, अब टाउ प्रोटीन्स का क्या होता है कि एक्यूमुलेट टू फॉर्म न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स इन सम नर्व सेल्स। अब ये स्टेबिलिटी मेंटेन करी है, माइक्रोस्केलेटल का पार्ट है, ठीक है, लेकिन एजिंग के साथ साथ क्या हो रहा है कि ये टैंगल्स बना देती हैं, न्यूरोफाइब्रिली टैंगल्स, गुच्छे बन जाते हैं नर्व सेल्स में जो फिर उसकी कंडक्शन में हाइंड्रेंस क्रिएट करते हैं। सिनाइल प्लैक्स, अब सिनाइल का वर्ड आ गया ना, सिनाइल का वर्ड क्या था, एजिंग से रिलेटेड था। सिनाइल प्लैक्स आर फाउंड इन नॉर्मल एजिंग ब्रेन इन द न्यूकॉर्टेक्स, अमेगडाला और हिप्पोकैम्पस में प्लैक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो ओल्ड एज की वजह से बन रहे हैं। दोज आर स्पेसिफिकली कॉल्ड एज सिनाइल प्लैक्स। ये थे आपके ब्रेन के न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस। अब अगर हम देखें साइकोलॉजिकल चेंजेस ऑफ एजिंग, तो हमारी आईक्यू जो है दैट पीक्स एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। ठीक है, पीक क्या होती है 25 ईयर्स पे होती है, प्लेट्यू बन जाता है फिर एक, यानी कि कांस्टेंट हो जाती है आईक्यू जो है अंटिल द एज ऑफ 60 टू 70, उसके बाद डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है आपके आईक्यू का। आईक्यू स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस कोशेंट। इसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है बिहेवियरल साइंसेज में और बड़ा इंपॉर्टेंट था वो। मैंने कहा था आपसे कि आपके एग्जाम में लाजमी आपसे पूछा जाएगा कि आईक्यू का क्या फॉर्मूला होता है। Problem solving deteriorates due to declining abstract ability and increased difficulty to apply information to another situation. Problem solving, decision making, इस तरह के जो आपके psychological aspects होते हैं वो deteriorate करना start कर देते हैं, decline करना start करते हैं. Short term memory does not alter, but working memory show gradual decrease in capacity. लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उस वो ज़्यादा इफेक्ट हो रही होती है, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है. देयर इज अ टिपिकल पैटर्न ऑफ साइकोमोटर स्लोइंग एंड इम्पेयरमेंट इन द मैनिपुलेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन. न्यू इन्फॉर्मेशन अगर आप उनको कोई दें तो वो उसको इतना अच्छे से मैनिपुलेट नहीं कर सकते. साइकोमोटर उनकी स्लोइंग हो जाती है एज्ड पीपल की. टेस्ट ऑफ वेल रिहर्स्ड स्किल्स सच एज वर्बल कम्प्रीहेंशन शो लिटिल और नो डिक्लाइन. जो सारी ज़िंदगी काम किया है, जो वर्बल कम्प्रीहेंशन है, जो क्या कहते हैं ज़ुबान की, लैंग्वेज की रिहर्स्ड स्किल है, वो फिर भी कम डिक्लाइन होती है. वो अपनी ज़ुबान नहीं भूलते, वो बोलते हैं. ठीक है, अगर वो बोलते हैं तो दे डू नॉट फॉरगेट हाउ टू स्पीक. हाँ, व्हाट इज़ देयर लैंग्वेज, उसको समझना, वो अलग चीज़ है कि वो एज के साथ कुछ लोग जो हैं वो साइलेंट हो जाते हैं और कुछ लोग जो हैं एजिंग के साथ वो ज़्यादा बोलने लग जाते हैं. दैट इज़ depends individual to individual, it varies. Emotional experience improve with age. सोशल प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज क्या है जी? सोशल प्रॉब्लम्स ये हैं कि विद द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशन एंड फैमिली बॉन्ड्स इन द मॉडर्न सोसाइटी, जैसे आजकल एक न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है, सोसाइटी मैनी एल्डरली लिव अलोन इन ओल्ड होम्स. लॉस ऑफ स्टेटस, इंडिपेंडेंस, स्पाउस, पार्टनर, लिमिटेड इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं ओल्ड एज की. The belief that the old age is associated with a profound intellectual and physical frailty is myth. अब ये एक प्रोफाउंड हम लोगों का बिलीव है कि जी इंटेलेक्चुअली फिजिकली फ्रेल तो होना ही होना है ओल्ड एज के साथ, लेकिन ये एक मिथ है क्योंकि सम पीपल ओल्ड एज में जाके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज उनकी अगर डिक्रीज नहीं करती तो वो आपसे ज़्यादा एक इंटेलेक्चुअल हो चुके होते हैं. ठीक है, देयर आर मेनी पीपल जो 65 प्लस में आप देखोगे एंड दे आर इंटेलेक्चुअल्स. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रुथ कि आप हर किसी पे अप्लाई कर दो. दिस इज अ मिथ. दिस स्टीरियोटाइप इमेज इज अ सोर्स ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. और ये सोच जो है कि जी बुजुर्ग जैसी होगा उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है ना वो न्यूरोलॉजिकली देखें, बायोलॉजिकली देखें तो उनके सेल्स जो हैं वो सिनाइल प्रोसेस हो रहा है उनकी बॉडी में. ठीक है, लेकिन समवॉट फिर भी उनकी इंटेलेक्चुअल मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस में जिनसे भी मिली हूँ हु आर अबव 65 दे आर क्वाइट इंटेलेक्चुअल पर्सन्स. ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड बिकॉज ऑफ ईच एंड एवरी थिंग उनको हर चीज़ का पता होता है एंड बिकॉज ऑफ द टाइम स्पैन दे हैव स्पेंड, तो उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इज़ ऑलवेज
better than ours. Development during old age. Old age brings with it a core development conflict, integrity versus despair. अब ये दो चीज़ें हैं, या तो बंदा जो है ये इंटीग्रिटी को डेवलप करता है, या बंदा जो है डिस्पेयर में चला जाता है, उसको डेवलप कर लेता है. Integrity can be achieved by integrating attitudes, beliefs, motives, and experiences in such a way that they fit together comfortably. And integrity can be achieved by integrating attitudes, beliefs, motives, experiences in such a way that they fit together comfortably. The result is a feeling of satisfaction with life. Second thing which can develop is despair. Okay? It is in the form of persistence, irritability, disgust, fear of death. Those who achieve sense of integrity may develop successful aging. क्या होती है जी successful aging? It is defined by three main components: low probability of disease and disease related disability, high cognitive and physical function capacity, and active engagement with life. ठीक है. फर्स्टली सक्सेसफुल एजिंग का फर्स्ट पॉइंट जो है वो है डिजीज रिलेटेड, कि डिजीजेस से बचा रहे बंदा. ठीक है. सेकेंडली ये है कि उसका जो कॉग्निटिव, उसका यानी कि ब्रेन थिंकिंग और उसकी फिजिकल फंक्शन की कैपेसिटी अच्छी रहती है. थर्डली वो अपनी लाइफ के मामलात के साथ इंगेज्ड रहता है, वो आइसोलेट नहीं कर लेता खुद को. Now, coping with death. Death is an ultimate test which we face as patients, relatives, and members of caring profession. All of us have to cope it, no matter how much we are experienced. Death is a loss, but often a peaceful transition. When patients are close to death, health professionals may have little or no control over what is happening. एक टाइम आ जाता है कि दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी कह देता है दैट आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प एनी फर्दर. ठीक है. Medications can help us to mitigate some of the pains of dying. आप उसके pains of dying को, उसकी ailment को, उसकी जो उसके ऊपर एक ट्रॉमेटिक कंडीशन है या उसका जो पेन है उसको आप कम तो कर सकते हो, उसको एलिवेट तो कर सकते हो, लेकिन उसकी अगर इफ ही इज डेस्टिन्ड टू डेथ, दिस इज आवर बिलीव, यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू मेक द लाइफ लॉन्गर. हाँ. It is a social event. It affects the lives of not just many people, of all the people. लेकिन many people इसलिए लिखा है ताकि आपके जो relatives में या आपके जानने वालों में जो deaths हो रही हैं, आप उस phase से उस चीज़ का आपको पता है. Now, ओल्ड एज और उससे रिलेटेड हमारी जो प्रॉब्लम्स थे, साइको सोशल प्रॉब्लम्स या एजिंग के जो एस्पेक्ट्स थे, वो हमने डिस्कस कर लिए. Coming to the second part of the topic, that is psychosocial peculiarities of dentistry. Oral cavity, one of the most tender and most vulnerable part of the body. Or vulnerable इसलिए कि it's open to any kind of infection, all the kind of viruses, all the kind of bacteria to go into the body. एक रास्ता है. ओके. वन ऑफ द मोस्ट टेंडर एंड मोस्ट वल्नरेबल पार्ट इसीलिए होता है क्योंकि सारे एक्सपोज्ड है और इसी के थ्रू आपके वायरसेस और बैक्टीरिया ट्रैवल करते हैं. पाथ टू आवर इनर मोस्ट सेल्फ. Infants depend upon it for nourishment. Not just infants, everyone depends on the oral cavity for the nourishment. ठीक है.
कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, बोलने के लिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए टंग है, इवन फॉर टेस्टिंग, फॉर स्पीकिंग, फॉर देयर इज अ लॉट ऑफ पर्पस ऑफ द ओरल कैविटी to explore the world. The tongue is the only organ fully developed at birth and functions during the first 2 months of life. आपका जब बर्थ होती है, आपका कोई भी ऑर्गन जो है ना वो कम्प्लीटली 100% डेवलप नहीं होता एक्सेप्ट फॉर योर टंग. Visit to the dentist, visit to a doctor is unlike any other medical experience. फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस होती है जब भी डॉक्टर के पास जाना हो, डिपेंडेंसी होती है, वल्नरेबिलिटी होती है, द रिजल्ट इज ऑब्वियसली एंजाइटी. ठीक है. We place ourselves in physically vulnerable positions and suspend our usual physical boundaries. We render ourselves unable to communicate in the usual way and anticipate pain while remaining conscious. Dentists perceived as threatening. अच्छा, अब एक चीज़ जो यहाँ पे है कि डेंटिस्ट्स और डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के पास भी जाते हुए डर लगता है, लेकिन स्पेसिफिकली डेंटिस्ट जो हैं, ओरल कैविटी है उनके पास जाना हमेशा से ही थोड़ा थ्रेटनिंग लगता है. व्हेन आई एम ऑलवेज अवॉइडिंग टू गो टू अ डेंटिस्ट. Dental phobia, fear and avoidance of going to a dentist or fear of any dental treatment or care. People become panic and terrified. ठीक है. Signs of dental phobia क्या हैं? Trouble sleeping the night before the dental exam, feeling of nervousness, crying or physically ill at the very thought of visiting the dentist, intense uneasiness, difficulty in breathing. कॉजेज़ क्या होते हैं जी डेंटल फोबिया और एंजाइटी के? फेयर ऑफ पेन इज़ वेरी कॉमन रीज़न फॉर अवॉइडिंग द डेंटिस्ट. सबसे पहले तो कि दैट इट विल cause pain. Many people are terrified of needles when inserted into their mouth. Fear of anesthetic side effects like feeling of dizziness, nausea, fat lip, numbness, feeling of helplessness and loss of control, embarrassment and loss of personal space. Expert dentist can overcome the dental anxiety or phobia. किस तरह expert dentist होता क्या है? Communicate effectively, highly competent, endeavors to make each meeting pain free. The point which we should highlight here is कि अगर dental treatment pain free होगी तो फिर ये dental phobia obviously कम हो जाएगा. Genuinely cares about the patient, ability to nurture a patient through his past traumas. Dental appearance and psychosocial well-being. Aesthetic dentistry, concerned with the beauty, has become a prominent force in today's culture, with treatments ranging from bleaching to invisible braces. Dental appearance and psychosocial well-being. Aesthetic dentistry, concerned with beauty, has become a prominent force in today's culture, with treatments ranging from bleaching to invisible
ब्रेसेस। आजकल जो है फर्दर मॉडर्न हो गई हैं टेक्निक्स, और इसी वजह से ब्लीचिंग, इनविजिबल ब्रेसेस, इस तरह की टेक्निक्स भी आ गई हैं फॉर द डेंटल एस्थेटिक डेंटिस्ट्री, जिसको स्पेसिफिकली का है, जो अपेरेंस से कंसर्न्ड होती है। A healthy and attractive smile is undoubtedly valued in every society, and given the current focus on aesthetics, it is understandable that any deviation from ideal or normal appearance can be detrimental to a person's psychological, psychosocial well being. अच्छा, एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड ओरल हेल्थ। अब कौन सी ऐसी एंजाइटी की डिसऑर्डर्स हैं जो ओरल हेल्थ प्रॉब्लम से एसोसिएटेड हैं? फर्स्ट वन इज कैंकर सोर। कैंकर सोर अल्सर्स होते हैं जो माउथ में डिवेल्प हो जाते हैं। ड्राई माउथ, लाइकन प्लेनस। लाइकन प्लेनस में भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपकी ओरल कैविटी में, वाइट, लेसी, रेड, स्वॉलन टिश्यूज, ओपन सोर्स, लेजन्स, कुछ भी कॉज हो सकता है, ठीक है, जो पेन और डिस्कम्फर्ट कॉज करते हैं। माउथ अल्सर्स हैं, बर्निंग माउथ सिंड्रोम है, जिसमें बर्निंग की सेंसेशन एक जो है ना आपके गम्स में, टंग पे, लिप्स में ये सेंसेशन होती है। टीएमजे डिसऑर्डर, टीएमजे होता है आपका टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। अच्छा, एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या हैं? अब फोबियाज हैं सबसे पहले। पैनिक अटैक हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ब्रुक्सिज्म। ब्रुक्सिज्म होता है कि पेशेंट जो है ना इनवॉलंटरीली अपने टीथ को ग्राइंड करता है, ठीक है, वेदर ड्यूरिंग स्लीप, उसको स्लीप ब्रुक्सिज्म कहते हैं, या वेदर ही इज अवेक, उसको अवेक ब्रुक्सिज्म कहते हैं, ठीक है। अपने टीथ को क्लेंच करना जोर से, ठीक है, और उसको ग्राइंड करना आपस में, दैट इज ब्रुक्सिज्म। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। Patients with anxiety disorder may disregard their oral health altogether and are at an increased risk for dental caries हो सकती हैं ऐसे पेशेंट को, कैविटीज और केरीज, और पेरियोडोंटल होता है, एक टीथ है, और सेकंड थिंग इन द माउथ इज योर गम्स। तो जो गम्स की डिजीजेज हैं दोज कम इन द पेरियोडोंटल कैटेगरी। मेडिकेशन सच एज एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स आप दे सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को जो ब्रुक्सिज्म जिन्हें है, या जो फोबियाज या पैनिक अटैक्स में चले जाते हैं। Decreases the mouth salivation, which can increase the risk of developing tooth decay and periodontal diseases. Stress reduction techniques में हमारे पास कौन सी टेक्निक्स हैं? Stress produce following changes in body: release of adrenaline, contraction of the skeleton muscles, ये सारे sympathetic आपके जो changes होते हैं under the sympathetic nervous system. Restriction of blood flow to the digestive system, increased blood flow to the brain, increased blood pressure, pain in TMJ joint movement. Psychologically, there are some techniques to reduce the anxiety, which include psychological support and counseling, some distraction techniques, and hypnotherapy. What is hypnotherapy? Creates an altered state of mind that feels like being very relaxed. ठीक है, बेसिकली ये ब्रेन के साथ जो है ना, ब्रेन को डील करना है, और माइंड की एक ऐसी स्टेट आपने क्रिएट कर देनी है दैट the person feels relaxed. People can be taught how can hypnotherapy be done, but it doesn't work for everybody. Then there is a technique called Jacobson technique. इसमें हमने particular muscles को focus करना है और उनको contract करवाना है, और उसके बाद जब एक आफ्टर द अवेयरनेस जिसमें होती है कि contraction हो गई है, उसके बाद जब relax करता है वो muscle, ठीक है, तो complete body की prolonged relaxation होती है. This is a technique. Biofeedback technique, another technique that is helpful in reducing stress-induced muscle activity. इसमें ये होता है कि पेशेंट को वॉलंटरली कंट्रोल जो है ना उसको टीच किया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि वो अपने फंक्शंस ऑफ बॉडी पे वॉलंटरली किस तरह कंट्रोल कर सकता है। ब्रीदिंग पैटर्न सिखाते हैं, विजुअल होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं। Psychosocial aspects of alternative medicine. Now, what is alternative medicine? All the other forms of medicine, homeopathy, acupuncture. Acupuncture is needling, जिसमें needling करते हैं. हिकमत
ये जो हकीम होते हैं एंड हर्बल मेडिसिन, ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स आर इंक्लूडेड इन अल्टरनेटिव मेडिसिन. हमारे कल्चर में, नाउ इन आवर कल्चर, अल्टरनेटिव मेडिसिन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दैट अ पेशेंट अडॉप्ट्स. जब भी कोई बीमार होता है तो सबसे पहले वो अपने टोटके आजमाता है, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ treatment in our culture. But EM advice can be advised from anyone. और इसको कोई भी एडवाइस कर सकता है, आपके घर वाले, आपको हकीम, आपको कोई नेबर्स हैं जो बता रहे होते हैं ऐसे कर लें ऐसे कर लें. Allopathic medicine was considered as Western invention and it's harsh for body. There is no evidence for alternative medicine effectiveness. हमारे पास alternative medicine अगर effective भी है ना, उसका कोई evidence नहीं है. So as a healthcare professional, it is unethical to recommend homeopathic treatment to any of our patients, even if we have personally feel that they are effective. It's against the professionalism. आप उसको ऐसी treatments जो हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नहीं बता सकते. अल्टरनेटिव मेडिसिन जिसमें इंक्लूडेड हो जाती हैं होम्योपैथी है या हर्बल मेडिसिन है या कोई टोटके हैं, इस तरह की चीज़ें. जी, समझ आ गया आज के लेक्चर की? यस मैम. जी मैम. ठीक है, चलें बेटा. माहम प्रेजेंट है? यस मैम. बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे अटेंडेंस सेंड कर देना, ठीक है? ओके मैम. मैम ले लिए स्क्रीनशॉट्स. चलो बच्चों, ठीक है. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज मैम.